जैसे कि बाबा साहेब आम्बेडकर को पूरा एससी समाज मानता है, बट ओबीसी में कोई गणपति को मानता है, कोई कोई और भगवान को मानता है, तो उनमें यूनिटी नहीं है, इसलिए वो एक तरीके से सोच ही नहीं पाते, इसलिए वो एक साथ यूनाइट ही नहीं होते। यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाइए, ना कि मंदिर पे फोकस करें, क्योंकि बुद्धिज़्म ने तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ऐसा माना जाता है कि दीक्षा भूमि में सिर्फ एससी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, बट ओबीसी के लोगों में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बट द थिंग जो आर्टिकल 340 है वो उन्होंने ओबीसी के लिए डेडिकेट किया है, उसके बाद एसटी के लिए किया है 341 एंड 342 उन्होंने एससी के लिए किया है। मतलब सबसे पहले उन्होंने ओबीसी के बारे में विचार किया है तब भी, इसलिए हमने पूरी उम्मीद की है कि 2024 में शायद ऐसी कोई सरकार चुन के आए जो हमें हमारे हक का रिजर्वेशन दे। और में महाराष्ट्र में तो ये जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो मेनली फार्मर्स है, तो फार्मर्स को तो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नागपुर की दीक्षा भूमि में लगातार हम लोगों से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, इसके उपलक्ष्य पर क्या लोग सोच रहे हैं, क्या उनकी राय प्रतिक्रिया। तमाम युवा वर्ग भी हमारे साथ में है, उनसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से है, क्या पढ़ाई करते हैं? मेरा नाम विभूषा दोनोडे है, मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट के साकोली से हूँ और मैं अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम आरती बोरकर है, मैं भी साकोली और भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी नीट के क्लासेस लगाई है नागपुर में। जी, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या कारण है यहाँ पर आने का, किसके साथ आए हैं और रीज़न बताइए जी। आज तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है, जब हम क्लासेस से लौट रहे थे तो हमने देखी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, फिर हमने लोगों के व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे कि आज धम्मचक्र परिवहन दिन है करके, फिर हमें पता चला, फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे आने का। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि दीक्षा भूमि में सिर्फ एससी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, बट हम ओबीसी के होके भी यहाँ पे आ रहे हैं। जो कैंडिडेट होता है वो पैसे बांट देते हैं एंड वोट खरीद लेते हैं, तो उनके लिए सबसे प्रोमिनेंट चीज़ तो मनी है ना, वो मनी ले लेते हैं एंड वोट दे लेते हैं, मतलब वो नहीं सोचते कि हमारा नेशनल लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ऐसे मतलब आप भी देखिए, नागपुर एक ऐसा शहर है विदर्भ में, ऐसे गिने चुने शहर है, बट गांव इतने सारे हैं, गाँव के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ओबीसी के लोगों में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बट द थिंग इज़ कि जो आर्टिकल 340 है वो उन्होंने ओबीसी के लिए डेडिकेट किया है, उसके बाद एसटी के लिए किया है 341 एंड 342 उन्होंने एससी के लिए किया है। मतलब सबसे पहले उन्होंने ओबीसी के बारे में विचार किया है, तब भी ओबीसी के लोग जागरूक नहीं है और वो जानते नहीं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया है, और उनके जो थॉट प्रोसेस है उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। बहुत अहम है, आपसे और कुछ सवाल करूँगा जी। आप क्या कहेंगे, आप क्यों आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आने का? मैं भी मतलब क्लासेस से वापस घर जा रही तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे लोग जमा है, तो फिर हमने गूगल पे सर्च मारा तो फिर पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो फिर वही आए थे इधर। पहली बार आ रहे हैं मतलब? हाँ। तो यहाँ पर आए आप, आपने तमाम जो ये जो जानकारी अभी जो आपने जो चर्चा की है, ये जानकारी आपको मिली कहाँ से, आपको किसने बताया, कहीं कॉलेज, स्कूल या फ्रेंड सर्कल, कहाँ से आपको पता चली? ये सब कुछ मुझे मेरे बड़े पापा ने बताया है, वो एक स्कूल में टीचर है, तो उन्हीं से मुझे सब कुछ जानकारी मिली है। तो अभी आपको ये चीज़ें जो पता चली है, तो क्या लगता है कि एक सोच है खास तौर पर ओबीसी समाज को, उसे लगता है कि भारतीय संविधान या बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए खास तौर पर हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो क्या लगता है, आपने जो चीज़ें आप खुद से जो सीखी है, समझी है, तो ये जो आपसे साथ में या फिर एक बात कही जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, मतलब जो आपका वो संख्या है उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो 52% जो जनसंख्या ओबीसी की है नहीं मिल पा रहा है, 27% मिल रहा है, बाकी का जो बचा हुआ है वो ओबीसी को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है ये किसके पास में जा रहा है, कौन लोग वो है जो कि बाकी का रिजर्वेशन या ओबीसी का ले रहे हैं? नहीं, ये किसी के पास में नहीं जा रहा है। द थिंग इज, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कास्ट सेंसस ही कंडक्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे। इसलिए हमारी हमेशा से यही डिमांड रही है। ओबीसी नेता है जैसे कि नागपुर के हैं, यहाँ के परिणय फुके हैं, हमारे भंडारा के एमपी सुनील मेंढे सर है, नाना पटोले सर है कांग्रेस के, तो इन सब का अभी वो प्रयत्न कर रहे हैं कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिले, और हम भी यही चाहते हैं जो ओबीसी का हक है वो उन्हें पूरी तरह से मिले करके।
तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन देने की जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये आपने जो जातीय जनगणना की बात की, ये केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से आयोग बनाया जाए, वो आयोग फिर वो केंद्र सरकार उसको लागू करे। लेकिन आज की जो केंद्र सरकार है वो तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ओबीसी समाज को अधिकार नहीं देना चाहती, या फिर जो बिहार के अंदर में हाल ही में जाति जनगणना हुई उसको लेकर उनका ये रवैया है कि पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो क्या लगता है उसी तरीके से कास्ट सेंसस देश के अंदर में होगा? उम्मीद कर पा रहे हैं? यहाँ उम्मीद तो है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद करने में क्या बुराई है। और हम जो भी ओबीसी में भी चल रहा है कि मराठा एंड कुणबी रिजर्वेशन की, इसमें तो ऐसा अगर ओबीसी का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उसमें मराठा समाज को भी आरक्षण मिल पाएगा। इसलिए हमने पूरी उम्मीद की है कि 2024 में शायद ऐसी कोई सरकार चुन के आए जो हमें हमारे हक का रिजर्वेशन दे। जी। और क्या बताएंगे, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या सोच रख रहे हैं आने वाले समय में, किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करेंगे? काफ़ी सारे ओबीसी के बच्चे हैं। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि हम यहाँ पर खासतौर पर ओबीसी इस कैटेगरी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत अहम है। दीक्षा भूमि के सामने में ओबीसी समाज का यहाँ पर आना, प्रेरणा लेना, और ये भी एक बहुत बड़ी सीख है तमाम दर्शकों के लिए, बहुजन समाज के लिए। तो एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर ओबीसी समाज के लोगों के प्रोफेसर ने देखने को मिलते, स्टूडेंट्स ने देखने को मिलते। हाल ही में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बात निकल कर, जहाँ पर तमाम जो रूम्स है या फिर जो हॉस्टल्स मिलते हैं वहाँ पर एक भी जो स्टूडेंट है वो ओबीसी समाज का नहीं है। तकरीबन 300 से 350 वहाँ पर हॉस्टल्स दिए गए। क्या कारण मानते, क्यों ओबीसी समाज को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है? जब वोट तो ओबीसी समाज का बड़े पैमाने पर है, लेकिन उनके अधिकार या फिर उनको लेकर क्यों ये चीज़ें अवेयर नहीं देखने को मिलती? ओबीसी जो हमारा समाज है वो जागरूक नहीं है, वो दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। हमारा जो समाज है, जैसे कि मैं कुणबी कैटेगरी से आती हूँ, ये कोहड़ी कैटेगरी से आती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है महाराष्ट्र में। तो ये जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो मेनली फार्मर्स है, तो फार्मर्स को उनके हक के बारे में नहीं पता। वो जैसे कि विलेजेस में होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो पैसे बांट देते हैं एंड वोट खरीद लेते हैं, तो उनके लिए सबसे प्रोमिनेंट चीज़ तो मनी है ना। वो मनी ले लेते हैं एंड वोट दे लेते हैं, मतलब वो नहीं सोचते कि हमारा नेशनल लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ऐसे मतलब आप भी देखिए, नागपुर एक ऐसा शहर है विदर्भ में, ऐसे गिने चुने शहर है, बट गांव इतने सारे हैं, गाँव के बारे में कोई नहीं सोचता। तो अगर हमें गाँव का विकास चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे एससी का हॉस्टल है, तो हमें ओबीसी के लिए भी हॉस्टल चाहिए, ताकि ओबीसी के भी बच्चे आए यहाँ, वो भी पढ़े और अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सके। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर अगर कोई भी सेक्टर में हो इंडिया में। आप क्या बताएंगे, क्या कारण मानते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ओबीसी समाज को नहीं मिल पा रहा है तमाम बड़े बड़े सेक्टर्स में या फिर छोटी भी विभागों के अंदर में? क्या कारण है इसका? ओबीसी के लोग उतने जागरूक नहीं है, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि मोस्टली गांव में रहते या फिर किसी को जॉब लगी तो फिर मतलब शहर में शिफ्ट होते हैं। जो शहर में शिफ्ट होते हैं उनको थोड़ा तो मतलब थोड़ा पता रहता है कि ऐसा ऐसा है करके, बस। ये देखिए, आप अगर खास तौर पर देखने को मिलता है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, उसमें से खास तौर पर अगर शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो ये लोग अपने अधिकारों को लेकर, अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर, संविधान को लेकर थोड़े बहुत जागरूक नजर आते हैं। क्या लगता है क्यों ये लोग ऐसे जागरूक नजर आते हैं और ओबीसी समाज के अंदर में वो चीज़ें क्यों देखने को नहीं मिलती? आपका क्या एनालिसिस है इसके लिए? मेरे हिसाब से कि ओबीसी में यूनिटी नहीं है। जैसे कि बाबा साहेब आम्बेडकर को पूरा एससी समाज मानता है, बट ओबीसी में कोई गणपति को मानता है, कोई और भगवान को मानता है, तो उनमें यूनिटी नहीं है। इसलिए वो एक तरीके से सोच ही नहीं पाते, इसलिए वो एक साथ यूनाइट ही नहीं होते। वो सबसे मुख्य कारण है। क्या लगता है, बाबा साहब ने जब बुद्धिज़्म को लिया, ये जो भूमि जानी जाती है कि तमाम जो हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया, तो उसके कारण खास तौर पर ये देखा गया कि शेड्यूल कास्ट भी पहले हिंदू था, फिर उसके बड़े पैमाने पर वो बुद्धिस्ट हुआ, और वो जो परिवर्तन कर पाया ये बुद्धिज़्म को लेकर है। तो क्या लगता है बुद्धिज़्म एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़, जिसके कारण सोच के अंदर में, सोचने समझने की शक्ति में, माइंडसेट के अंदर परिवर्तन होता है? क्या सोच रहे हैं? हाँ, बुद्धिज़्म ने तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब अच्छा, देश के अंदर में काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने अभी जो अधर्म की बात कही है उसी को लेकर मैं रेफरेंस करना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र, राम राज्य की तमाम तरीके से बात हो रही है। देश के अंदर में कितनी ज़रूरत है मंदिर की, मस्जिद की, अस्पताल की, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ की? क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा देश में अभी अस्पतालों की, स्कूलों की और मंदिरों की ज़रूरत है। और सबसे मेन बात, अभी जो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी जो कर रही है कॉन्ट्रैक्ट भर्ती, मतलब वो बहुत सारे जेटपी स्कूल्स का गवर्नमेंट से आई गेस वो हटा रही है, प्राइवेट सेक्टर में उनको कन्वर्ट करना चाह रही है, जो बहुत बुरी बात है। क्योंकि जो जेटपी स्कूल में पढ़ते हैं विलेजेस में, वो उनके लिए कितनी
बुरी बात है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना प्राइवेट स्कूल में जाना, तो ये काफ़ी बुरी बात है। और सबसे मेन बात कि अगर मंदिर रहेंगे, मंदिर में तो कोई इंसान का इलाज होने वाला है नहीं, उसको वहाँ पे शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाइए, ना कि मंदिर पे फोकस करें। क्योंकि आपने कोरोना भी देखा, कोरोना में डॉक्टर्स ने इंसानों को बचाया, ना कि कोई भगवान आके इंसानों को बचाए, ना ही कुछ भी हुआ। इसलिए हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स ये प्राइमरी फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे समझने के लिए मिली है। आप देख पा रहे हैं कि ओबीसी समाज तमाम तरीके से दीक्षा भूमि के इस बड़े जमावड़े को लेकर इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ और उन्होंने सोचा कि आज हमें जो शिक्षा मिली है वो कैसे मिली है। तमाम उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि आखिर दीक्षा भूमि क्यों है, क्यों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। गूगल पर जाकर सर्च किया, इन्फ्लुएंस होने के बाद में यहाँ पर हुआ है और आज हमसे उन्होंने चर्चा की, बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में आपने समय दिया, हमसे बातचीत की। खासतौर पर ओबीसी समाज को आज समय की मांग है कि समझना चाहिए कि देश के अंदर में अगर परिवर्तन हो सकता है भारतीय संविधान के बदौलत है, खास तौर पर बुद्धिज़्म को लेकर है। आज के समय की मांग है, सांप्रदायिक माहौल देश के अंदर में भड़काया जा रहा है, लेकिन ऐसे में ओबीसी समाज के लिए जब तक संवैधानिक अधिकार उन्हें नहीं मिल जाते तब तक उनके जीवित जिंदगी के अंदर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर जो आपने सुना, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।